हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस के वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस 5वें वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्नर थ्योरी के बचे हुए पोर्शन की। वर्नर थ्योरी पर हमारे पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं वर्नर का एक्सपेरिमेंटल वर्क क्या था और वर्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। वर्नर थ्योरी पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया और किस और वर्नर थ्योरी के सपोर्ट में हम लोग कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस प्रपोज्ड बाय वर्नर। यहां पर वर्नर द्वारा बनाए हुए कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने हैं, जिनमें कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का अलग अलग रेशियो लिया हुआ है। इन कॉम्प्लेक्सेस में आयंस कितने हैं, इसके लिए वर्नर ने सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंट किए और उसके बेसिस पे बताए कि पर फॉर्मूला यूनिट इनमें इतने इतने आयंस होते हैं। जैसे कि ये पहला कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6NH3 यूज लिया हुआ है, उसमें 4 आयन मिले वर्नर को, और जिसमें 5 अमोनिया है, 5NH3 यूज लिया हुआ है, उसमें 3 आयंस रिपोर्ट किए वर्नर ने। 4 अमोनिया में के केस में 2 आयंस थे, और जहां पर 3 अमोनिया और कोबाल्ट क्लोराइड का मोलर रेशियो 1:3 था, वहां पर वर्नर को कोई भी आयन नहीं मिला। इसका मतलब वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इसी तरह से एक और सिंपल एक्सपेरिमेंट वर्नर ने किया। वर्नर ने इन सभी कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन करवाई एक्वस AgNO3 से। एक्वस AgNO3 से रिएक्शन कराने पर इनमें जितने भी क्लोराइड आयन फ्री थे, जितने भी क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी से बॉन्डेड थे, वो सारे के सारे AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl का प्रेसिपिटेट बनाया। तो इस तरह से ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है 6NH3 वाला, जिसमें वर्नर ने 3 फ्री क्लोराइड आयन रिपोर्ट किए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी से बाउंड है और AgNO3 से रिएक्शन कराने पर 3 मोल्स ऑफ AgCl पर मोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनता है। इसी तरह से जिसमें 5NH3 यूज लिया हुआ है, उसमें वर्नर ने बताया कि 2 क्लोराइड आयन फ्री है, क्योंकि यहां पर 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। इसी तरह से जहां पर 4NH3 C और D केसेस हैं, इनमें एक एक मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें एक एक क्लोराइड आयन फ्री हैं। और जो लास्ट कंपाउंड है COCl3.3NH3, इसमें कोई भी क्लोराइड आयन फ्री नहीं पाया गया, क्योंकि इसने AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाई। तो इस तरह से वर्नर ने सिंपल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3, एक्वस AgNO3, ये करके इन कॉम्प्लेक्सेस में नंबर ऑफ आयंस पर फॉर्मूला यूनिट और नंबर ऑफ फ्री क्लोराइड आयंस पर फॉर्मूला यूनिट डिटरमाइन किए, और इनके बेसिस पे इन सभी कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर वर्नर ने बताई। चलिए बात करते हैं पहले कॉम्प्लेक्स की, जिसमें COCl3 6NH3 यूज लिया हुआ है। इसमें वर्नर ने बताया कि 3 क्लोराइड आयन फ्री हैं, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। AgCl के 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट मिलता है, इसलिए 3 क्लोराइड आयन फ्री हैं। इनको वर्नर ने डॉटेड लाइन से शो किया। ये जो डॉटेड लाइन है, ये प्राइमरी वैलेंसीज को बता रही है, और ये जो सॉलिड लाइन है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी को बता रही है। तो वर्नर ने बताया कि इस कंपाउंड में 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी से अटैच हैं, वो फ्री हैं और AgCl के साथ पीपीटी में अपीयर होते हैं। और इसी तरह से वर्नर ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि इनकी कंडक्टिविटी 1:3 टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिनमें 1 कैटायन और 3 एनायन होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसी है। इसलिए वर्नर ने कंक्लूजन निकाला कि इनमें टोटल पार्टिकल्स या आयन इनके एक्वस सॉल्यूशन में कितने होते हैं, 4। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 4 हो गए आयंस। यहां आप देख सकते हैं 3 क्लोराइड माइनस हैं और एक जो कैटायन है वो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो इस तरह से 4 आयन हो गए। ये 3
क्लोराइड आयन जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर हैं ये प्राइमरी वैलेंसी से अटैच हैं। तो ये हुई स्ट्रक्चर पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जिसमें 6 अमोनिया यूनिट्स यूज ली हुई है। दूसरा कॉम्प्लेक्स, अब आपको इसमें पता चल गया होगा कि यहां पर 2 क्लोराइड आयन फ्री हैं, 2 मोल AgCl का पीपीटी बन रहा है। ये आपके 2 क्लोराइड आयन फ्री हैं, लेकिन यहां पर कुल जो क्लोरीन है वो तो 3 है, तो यहां पर एक क्लोरीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बाउंडेड है। इसका मतलब वह सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह AgCl के साथ पीपीटी नहीं बनाता है। इसलिए यहां पर केवल 2 ही क्लोराइड आयन फ्री हैं, और जब 2 ही क्लोराइड आयन फ्री होंगे तो यहां पर कुल आयनों की संख्या कितनी हो गई? एक हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कि पॉजिटिव आयन है, और 2 हमारे पास यहां क्लोराइड आयन है, तो कुल आयनों की संख्या कितनी हो गई? 3। और वर्नर ने पता लगाया कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो 1:2 टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी जैसी होती है। तो इस तरह से वर्नर ने ये स्ट्रक्चर प्रपोज की जिसमें बताया कि अमोनिया 5 के 5 सेकेंडरी वैलेंसी से बाउंडेड है, और 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी से बाउंडेड है, और एक क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से वर्नर ने इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें 4 अमोनिया मोलिक्यूल और यूज लिए हुए हैं। मोलर रेशियो है कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का 1:4। यहां पर AgCl का पीपीटी, AgCl के 1 मोल मिले हमें पर मोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 1 क्लोराइड आयन फ्री है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 क्लोराइड आयन एक साथ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, और एक क्लोराइड आयन केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें 2 क्लोराइड आयन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एक जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है वो बाहर। इस तरह से यहां पर ये क्लोराइड आयन है ये केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि ये दोनों क्लोराइड आयंस सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि चारों अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस तरह से यहां पर कुल सेकेंडरी वैलेंसी हुई 6, और इसका जो कंडक्टेंस है वो 1:1 टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके जैसा होता है, जिससे वर्नर ने कंक्लूजन निकाला कि इनमें आयनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। और यहाँ है भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कि एक पॉजिटिव आयन है, और क्लोराइड आयन जो कि एक निगेटिव आयन है। इस तरह से जब वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का 1:4 रेशियो लिया, मोलर रेशियो, उसमें वर्नर को 2 तरह के अलग अलग कलर के कंपाउंड मिले। इनके लिए वर्नर ने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स। चलिए अगले कंपाउंड की बात करते हैं। इसमें कोई AgCl का पीपीटी नहीं मिला, और इस कंपाउंड की कंडक्टिविटी भी 0 थी। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसलिए वर्नर ने बताया कि यहां पर जो तीनों क्लोराइड आयन हैं वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए कोई भी Cl फ्री नहीं है, और इसलिए AgCl का कोई पीपीटी नहीं है। साथ ही इसमें कोई भी आयन नहीं है, तो इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा सकते हैं। एक ही पार्टिकल है, कोई आयन नहीं है, और इस तरह से ये थे वर्नर द्वारा बनाए हुए कॉम्प्लेक्सेस, और वर्नर ने इनकी किस तरह से स्ट्रक्चर बताई, किस तरह से प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाया, और किस तरह से ये प्रिडिक्ट किया कि कितने क्लोराइड आयन फ्री हैं, कितने कुल आयन हैं, इन सब की डिटेल। और अब हम बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी के सपोर्ट में कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा है रिएक्शन विद एसिड्स, तीसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट, चौथा है क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, और पांचवा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस। सबसे पहला लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसकी हम बात कर चुके हैं। वर्नर ने सभी कॉम्प्लेक्सेस की एक्सेस ऑफ एक्वस AgNO3 से रिएक्शन करवाई,
जितने भी फ्री Cl थे वो AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो गए, जिनसे हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर कितने फ्री Cl थे। यहाँ पर जो यहाँ पर बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 1 मोल से कितने मोल AgCl पीपीटी हमें मिलता है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री क्लोराइड आयन। तो इस तरह से वर्नर के ऑब्जर्वेशंस की वैलिडिटी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगला है रिएक्शन विद एसिड्स। इन कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन यदि हम लोग HCl से कराते हैं तो हम जानते हैं कि HCl अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। तो यदि इनमें एक भी अमोनिया मॉलिक्यूल फ्री होगा तो यहां पर अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन HCl से कराने पर हमें अमोनियम क्लोराइड नहीं मिलता है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में अमोनिया फ्री नहीं है, सारे के सारे अमोनिया मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी से बाउंड है। इसलिए यह रिएक्शन भी वर्नर के जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको सपोर्ट करती है और इसको हम एज ए एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस यूज ले सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। हम जानते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन और आयन पर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, मोलर कंडक्टेंस उस सॉल्यूशन की वैसे ही इंक्रीज होती जाएगी। तो इसके बेसिस पे यदि वर्नर द्वारा बनाए हुए इन सभी कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंट स्टडी करें तो हम पाएंगे कि जहां पर 6NH3 मॉलिक्यूल यूज हुआ है उस कॉम्प्लेक्स में कुल 4 आयन हैं, इसलिए इसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है। और इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ आयन कम होता चला जाएगा वैसे वैसे कंडक्टेंस भी कम होती चली जाएगी। और इस तरह से वर्नर के इन कॉम्प्लेक्सेस का जो कंडक्टेंस का ऑर्डर है वह यह है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें केवल 2 ही आयन हैं, इसकी कंडक्टेंस कम होती है। इसमें 3 आयन हैं और जिसकी मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है उसमें 4 आयन है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट स्टडी से भी हम लोग वर्नर थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं। अगला है क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट से का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टिकल्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर ने 6 अमोनिया मॉलिक्यूल यूज लिए हैं उसमें पार्टिकल्स की संख्या 4 थी। पार्टिकल्स यहां पे हम ले सकते हैं कि आयंस आयंस 4 थे या पार्टिकल्स 4 थे इसके एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था बाकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में। जैसे कि इसमें जिसमें 5 अमोनिया मॉलिक्यूल यूज 5 मोल अमोनिया यूज लिया हुआ है उसमें 3 पार्टिकल्स हैं और इसमें 2 पार्टिकल्स हैं, मतलब 2 आयन हैं, एक पॉजिटिव और एक ये प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ क्लोराइड आयन। तो इस तरह से पार्टिकल्स की संख्या जैसे जैसे घटती जाती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को प्रूव कर सकते हैं। लास्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी के लिए बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज ली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बेसिस पे हम लोग उनकी स्ट्रक्चर, उनकी शेप, उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, XRD स्टडी है, इसमें कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर, उनके बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ्स ये निकाल सकते हैं। और इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट भी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर, उसकी शेप निकालने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स भी वर्नर्स थ्योरी के सपोर्ट में यूज ली जा सकती है या वर्नर्स थ्योरी को प्रूव करने के लिए यूज ली जा सकती है। तो ये थी वर्नर की थ्योरी को
प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेज। इसी के साथ वर्नर थ्योरी का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। चैनल देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे साथियों तक। थैंक यू वेरी मच।